अब हमारा टॉपिक है भोग बंधक या यूज फ्रैक्शनरी मॉर्गेज। यह संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58D में दिया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58D में जो भोग बंधक के बारे में बताया गया है, आइए इसको समझते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58D भोग बंधक को निम्नवत परिभाषित करती है। क्या कहती है? जबकि बंधक कर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को दे देता है, परिदत्त करने के लिए अपने को या तो दे देता है या परिदत्त करने के लिए अपने आप को अव्यक्त विवक्षित तौर से आबद्ध कर लेता है। ए है ये अपने संपत्ति का कब्जा बी को दे देता है, या कहता है कि दे देंगे, चलिए अगले शुक्रवार को दे देंगे, अगले संडे को दे देंगे, और बंधकदार को प्राधिकृत करता है, कहता है बंधक करता कि वह बंधक धन का संदाय किए जाने तक ऐसा कब्जा धारण करे और उस संपत्ति से उत्पन्न लाभ और भाटकों को जो है वह बंधक धन के संदाय में उपयोजित कर ले। यह संव्यवहार भोग बंधक है। बंधककर्ता भोग बंधकी और बंधकदार भोग बंधकी बंधकदार कहलाता है। ठीक है, तो आप इसका मतलब क्या है? ये ए है, ये बी से 1000 रुपया लेता है और कहता है भाई ये है मेरी प्रॉपर्टी, इससे किराया आता है 300 रुपया महीना, मैं आपसे 1000 रुपया ले रहा हूँ, जब से नहीं दे रहा हूँ आप इसको क्या करो, इसको लो, ये 300 रुपया किराया आता है, आप रखो। तो कितने महीने रखेगा? अरे 1000 लिया है, 3 3 9 यार, 900 रुपया 3 3.5 महीना, ज़्यादा था 4 महीना, 4 महीना में अपना ये माइनस कर दो, मेरा वापस कर दो। इसको कहते हैं भोग बंधकी, भोग बंधक। ठीक है, जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है भोग बंधकी करता, और जो ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में हो रहा है भोग बंधकी बंधकदार कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका भोग बंधक। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, भोग बंधक की विशेषताएं आपको जानना है। क्या है? यदि भोग बंधक की उपयुक्त परिभाषा का विश्लेषण करें तो निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। क्या विशेषताएं स्पष्ट होती हैं भाई? स्पष्ट होती हैं, भोग बंधक में बंधककर्ता को संपत्ति का कब्जा प्रदान करना आवश्यक है। कब्जे देने के लिए अपने को आबद्ध कर लेना भी पर्याप्त है। यहाँ कब्जे का तात्पर्य वास्तविक कब्जे से है। ठीक है, किंतु वास्तविक कब्जे का तात्पर्य यह नहीं है कि बंधककर्ता वह संपत्ति अवश्य धारण करे। अरे कब्जे का लाक्षणिक प्रदान भी संभव है, जैसे बंधककर्ता स्वयं मकान का किराया वसूल करके बंधकदार को दे दे। जरूरी नहीं है कि कब्जा दे दिया जाए, ये भी हो सकता है कि लाक्षणिक कब्जा हो, अन्वयिक कब्जा हो कि भाई अरे भाई ये ए है, ये बी से 1000 रुपया लेता है, 1000 रुपया ले करके कहता है कि ये मेरा मकान है, इससे किराया 300 आता है, आप इसको ले लीजिए। बी कहता है यार क्या करेंगे लेकर, ये 300 रुपया तुम हर महीने पहुंचा दो मेरे यहाँ, मेरा 1000 पूरा हो जाए, अपना मकान लेके जाओ। तो कहने का मतलब बी ने कब्जा भी नहीं लिया, लेकिन उसका एक तरीके से किराया उसके पास आ रहा है, तो ये अन्वयिक कब्जा ही हुआ ना, ये लाक्षणिक कब्जा ही हुआ ना, कब्जा वास्तविक थोड़ी हुआ। तो ऐसा भी कब्जा भोग बंधक में हो सकता है। अगला विशेषता क्या है? अगली विशेषता है भोग बंधक में संपत्ति का कब्जा से तात्पर्य बंधककर्ता द्वारा बंधकी संपत्ति का हर संभव उपयोग करने से है। कब्जा प्रदान अकेले ही किसी बंधक को भोग बंधक नहीं बना देता। इसके लिए दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कब्जा इस उद्देश्य से दिया गया हो कि बंधकदार कब्जे का उपभोग बंधक धन की वसूली के लिए करे। ठीक है, बंधक धन की वसूली के लिए ही जो है संपत्ति रखा जाए बंधकदार के पास, ये अनिवार्य है। भोग बंधक में संपत्ति का कब्जा बंधकदार के पास तभी तक रह सकता है जब तक वह बंधक धन वापस न मिल जाए या वो विनियोजित न हो जाए उसमें। चूँकि कब्जा एक ही व्यक्ति के पास रह सकता है, अतः एक संपत्ति एक समय में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पास बंधक नहीं रह सकती। एक समय में अगर भोग बंधक है तो एक ही व्यक्ति को बंधक हो सकता है।
अगला है बंधककर्ता के असफल रहने पर बंधकदार को न तो विक्रय का और न जब्ती का अधिकार है। ठीक है, भोग बंधक की रजिस्ट्री अनिवार्य है। भोग बंधक में बंधककर्ता का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता। भोग बंधक की कोई अवधि नहीं होती, जब तक पूरा नहीं हो जाता भोगे जा रहा है। ठीक है,